का मतलब? अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। हमारे 4 भाई 2 साल में आत्महत्या कर चुके। योगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो हम लोग के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी पिटवाओ। हम लोग जाते हैं तो हम लोग के साथ कपड़े फाड़े जाते हैं, प्रशासन को लगा करके घसीटे जाते हैं। लिखा है कि मूर्तियों पर माला, अधिकारों पर ताला, यही है आरक्षण घोटाला। जो हमारी सीट जनरल को दे दी गई है तो उन जनरल को निकाल करके ओबीसी को आप रखिए। तो इनके वकील बोलते हैं कि अगर हम जनरल को निकाल के ओबीसी को दे देंगे, इनकी सीट इनको दे देंगे तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। 5 ओबीसी दलितों के शिक्षकों के आप हत्यारे हो, इन बड़े दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूँ। आने वाले 2-3 दिनों में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई तो एक एक साथी बैठ करके मैं बड़े दावे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इसी इको गार्डन के गेट पर अपनी आत्महत्या करेगा अगर होगा। ये सब मत बोलिए, ये गलत बात। हम लोग जिंदा लाश हैं। भाई ने हमारे बताया, हम लोग मरे हुए हैं, समझ लीजिए। अभी फ्रेम में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग 616 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। अब दुख की बात ये है कि क्रांति के युग में जब ये कहा जाता है कि सूचना की क्रांति है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का विस्तार और प्रचार हुआ है तो वो सूचना क्रांति का हुआ है। इस युग में इन लोगों की मांगों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर, कहीं ना कहीं इनके साथ जो छलावा और बेईमानी हुई है उसको लेकर। अब यहाँ पर आपको कुछ जेंट्स लोग नज़र आते हैं, वहाँ पर आपको कुछ महिलाएं नज़र आती हैं और एक चेहरा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फोकस करिए। कल से चर्चाओं में बने हुए हैं, जब राहुल गांधी इनसे बात करते हैं और ये अपनी परेशानी उनको बताते हैं और इनकी परेशानी सुनते हैं तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो विपक्ष जो है वो आपकी बात सुनेगा? क्योंकि आप लोग इतने दिन से लगातार बैठे हुए थे, सत्ता जो है वो नहीं सुन रही है, तो विपक्ष सुनेगा लगता है? देखिए, हम लोगों का काम है आंदोलन करना, सभी के पास जाना। हम सत्ता से भी वही उम्मीद रखते हैं क्योंकि सत्ता का काम है सदन में बात को उठाना। तो हम इसी उम्मीद के साथ जाते हैं, जब हमारा सत्ता पक्ष अगर नहीं सुन रहा है तो विपक्ष के पास जाते हैं, सदन में हमारी बात उठाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, जैसा कि उसमें लिखा ही है कि न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, आरक्षण के साथ विसंगति हुई है। जो घोटाला हुआ था उसको योगी जी ने विसंगति नाम दे के हम लोगों के साथ 2022 में न्याय करते हुए एक लिस्ट निकाली थी 6800 ओबीसी पिछड़े दलितों की। तो उस लिस्ट में हम लोगों का नाम था, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। उसी को लेकर हम लोग चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके पास गए हैं। बस राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई थी। हमने राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है, इसमें रायबरेली ज़िले से मैं आता हूँ, जो उधर से गुजर रही थी, तो मैं भी उनसे मिलने का प्रयास किया, अपना दर्द बताने का प्रयास किया और जो हमारी पहचान थी मैं उसको लेके गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित होने के नाते मैं बाहर हूँ, ये दर्द लेके मैं उनके पास गया था, बताया कि ये हमारी पीड़ा है, आप इसको, हमारी पीड़ा को लेके आप चाहे सदन में बात करिए, उठाइए, या मोदी जी को पत्र लिखिए, या मोदी जी से बात करिए, योगी जी से बात करिए और हमको न्याय दिलाने का काम करिए। हम सिर्फ न्याय मांगने के लिए गए थे, न्याय की उम्मीद से ही गए थे कि वो हमारी बात को रखेंगे, चाहे सदन में चाहे। तो क्या लगता है कि उन्होंने बब्बर शेर कह के बुलाया है, आपकी ताकत के बारे में बताया कि आप लोगों की इतनी पॉपुलेशन है, आप लोगों के साथ इसलिए छलावा हो रहा है क्योंकि आप लोग फला जाति से आते हैं, इस तरीके की बात बोलकर आपको लगता है कि वो बात सुने हैं, आगे आप लोगों की बात बढ़ाएंगे? देखिए, शेर तो हमारे सभी भाई बहन हैं जो इस तानाशाही सरकार से 616 दिनों से लड़ रहे हैं और अपने हक अधिकार को हम लोग 1.5 साल पहले भी लड़े थे, तब जाके 6800 लिस्ट ले आए थे। लेकिन दुख होता है कि इस समय वर्तमान में कहा जाता है राम राज्य चल रहा है और राम राज्य में हम लोग चयनित होने के बावजूद भी 2 साल से सड़कों पर बैठे हैं। यही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ये राम युग चल रहा है, लेकिन राम युग में एक कहावत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके चैनल को हम बता दें, हमारे 4 भाई 2 साल में कर चुके, इसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं कि आपने लिस्ट दी थी लेकिन उन युवाओं को आप नौकरी नहीं दे सके। वो आपकी गलती थी कि ये लोग आज रोड पर बैठे हैं और मजबूरन इनके 4 साथी मौत को स्वीकार कर लिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुके थे कि मानसिक रूप की भी वो झेल नहीं पाए। और कहते हैं ना
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण हमारे भाइयों के गए और वचन माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल में एक वचन नहीं निभा पाए। 68 से लोगों को आज तक स्कूल नहीं पहुंचा पाए, जो खुले मंच पे आके बोले थे कि हमारी और हमारे अधिकारी और हमारी सरकार से गलती हुई है और 68 से चयनित शिक्षकों को हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। लेकिन पिछड़ा दलित होना क्या होता है इस प्रदेश में, हम लोगों से पूछिए, हमारी पीड़ा को देखिए और यहाँ बैठी हमारी बहनों से पूछिए कि पिछड़ा दलित होना इस प्रदेश में किसी गुनाह से कम नहीं है। धन्यवाद। अच्छा, आप रोने क्यों लगे थे, इतने भावुक क्यों हो गए थे आप? देखिए, मैं बहुत संघर्षों के बाद मैं वहाँ पहुँच पाया था, उनसे मिल पाना संभव नहीं था। मैं काफ़ी दूर तक उनके पीछे पीछे आगे आगे दौड़ता रहा, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे ये लगा कि इतना सारा मेरे अंदर दर्द था कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, मैं बोल नहीं पाया सारी बातें जो थी, यही वजह थी। कि 616 दिन से लगातार आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो इतना मतलब ये कहा जा रहा है कि सूचना की क्रांति है, सबकी बात पहुँचती है, तो आप लोगों की बात क्यों नहीं पहुँच रही है? देखिए, पहुंचती है या फिर हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, हम बाकायदे पहुंचा रहे हैं सबके पास, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई भी पक्ष, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, पीडीए की बात हमेशा करता है, तो पीडीए की बात करता है तो हम पीडीए वाले ही तो हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ही लोग हैं ना पीडीए के लिए। तो हमारी बात क्यों नहीं कोई करता है? हमारी बात कोई जाके मुख्यमंत्री जी से करे, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो। हमारे समाज के नेता हैं, मंत्री हैं, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? उनको जाके करना चाहिए, जिसके नाम पे वोट लेते हैं। ये पिछड़ा दलित और आदिवासी होने की वजह से आप लोगों के साथ बेईमानी हुई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही पिछड़ा दलित होने के नाते हम लोग यहाँ रोड पे हैं। 616 दिन हो गया, नहीं कोई सरकार नहीं सुन रही। जब अब चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब सभी कहेंगे हिंदू है, सभी लोग हिंदू, पिछड़े दलित सभी लोग हिंदू हों। जब वोट लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। अगर हक अधिकार देने की बात आएगी तो भूल जाएंगे। सिर्फ 5 किलो राशन, 500 रुपये महीने, यही कहेंगे तुम्हारी औकात यही है बस। ओबीसी SC की औकात इतनी है और उनके हक अधिकार देने के लिए मुकर जाएंगे। हम लोग, आप लोगों को ये पता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको आप लोगों की समस्या और पीड़ा पता है, तभी तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं आंकड़े बता के ये बोले कि जी उन्हीं के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई थी 2 वर्ष पहले, और हर चीज़ों से वो अवगत हैं, उनके अधिकारी अवगत हैं, उनके मंत्री अवगत हैं। लेकिन हर बार हम लोग जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है कि 4 दिन 5 दिन में आपका काम हो जाता है, लेकिन महीनों बीत जाते हैं, ना हमारा काम होता है, ना हमें कोई सूचना दी जाती है। और हम लोग जब उनके पास न्याय के लिए जाते हैं तो वहीं पर हमारे बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं, हम लाठियाँ चलवाई जाती हैं, हम लोगों के ऊपर लाठियाँ चलवाई जाती हैं, जूतों के तले रौंद के फेंक दिया जाता है और गाड़ियों से भर के यहीं इको गार्डन डाल दिया जाता है मरने के लिए। पूरी सर्दी निकल गई, इस साल सर्दी का कहर वो रहा है कि आपने देखा होगा कितने लोग, और इसी खुले आसमान के नीचे, बिना छत के नीचे हम लोग पूरा सर्दी का सीज़न काट दिए, पूरा बरसात काट दिए, गर्मी काट दिए, और आज भी यहीं पर बैठे हैं इसलिए कि चुनाव लगा है। चुनाव के आंधी में शायद हम लोगों का कल्याण हो जाए, हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है शायद उस अन्याय को न्याय में तब्दील कर दिया जाए। जो इस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं कि हम बहुत न्यायप्रिय हैं, और एक चीज़ है कि इनका खुद का कहना है कि हमारी सरकार में कोई भी फाइल 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी टेबल पर नहीं रुकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसी वो कौन सी टेबल है जो हमारी फाइल खा गई और आज तक वो फाइल आपके हाथ में नहीं आई? कि इन बच्चों की भी पीड़ा समझ लें और इन बहनों का भी दर्द समझ लें जिनको आप लाठी और जूतों से पिटवाने का काम कर रहे हैं। आप यहीं 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, हम कई बार आपके आवास पर आए और आपने आवास पे हमारी बहनों को लाठियाँ चलवाई, हमारे भाइयों को जूते तरे रंधवाया, मरवाया, और कई बहनें हमारी ऐसी आती हैं जो छोटे छोटे नन्हे 6-6 महीने के बच्चों को लेके आती हैं। आपने उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी बर्बरता करने का काम आपने और आपकी सरकार ने किया, आपके अधिकारियों ने किया। जो घोटाला करके आज गद्दी पर बैठे वो मलाई चाट रहे हैं, और जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनका हक लूटा गया, वो यहाँ पर लाठियाँ खा रहे हैं और यहाँ धूल फाँक रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनका हक लूटा गया है। जो पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए आज ये अन्याय का शिकार हैं। और जो अन्याय किए हैं वो हम खुले शब्दों में कहते हैं, वो अधिकारी प्रताप सिंह बघेल स्वर्ण समाज से आते हैं और आज मलाई चाट रहे, खुलेआम कहते हैं हम तुमको नौकरी नहीं देने, जो करना हो आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी उस अधिकारी का बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं तो हम पीड़ित युवाओं का। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्यों आप लोगों की बात जो है वो सरकार नहीं सुन रही है? आप लोग करीब 2 सालों से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या लगता है? हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसलिए हम लोगों की कहीं पे भी कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। हम लोगों को हर जगह बस आश्वासन ही दिया जाता है। हम लोग हर बार आश्वासन ही के उस पर भरोसा कर पाते, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं है इतनी ताकत कि उनसे इस तरह से लड़े। हम लोग बस अपने शिक्षक हैं। हम लोग कोई गुंडागर्दी वाले इंसान नहीं है कि जाके उनके ऊपर लठ चलाएंगे, क्या उनसे लड़ के ले लेंगे। अपने हक के लिए जो एक संवैधानिक तरीका है, हम लोग उसके हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अब सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, क्यों? बिल्कुल भी नहीं है। वो देखिए, उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा है और अभी भी मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सर्दी का ही है। तो वो छोटे से बच्चे का क्या गुनाह है? कहीं कहीं ना ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र में वो यकीन कर रहा होगा कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक बचा है, तो उस बच्चे को तो अब उस पर यकीन ही उठ गया होगा। हालांकि वो उतना समझदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियोज इस बात के साक्षी रहेंगे कि जब वो बड़ा होगा तो पूछेगा। कितने दिन से दीदी आप बैठी हैं यहाँ पे? हम 616 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। रोज लाती हैं इस बच्चे को? रोज लेके आते हैं, यहीं पे रहते ही हैं। अब सुल्तानपुर घर है तो कहाँ यहाँ पे रहते? तो इस ठंडी में भी ले आई इस बच्चे को? डर नहीं लगता था कि ठंडी लग जाएगी? मैम डर तो लगता है। ये डर तो इस बात से भी लगता है कि अगर जो है सरकार नहीं मिलेगी तो घर वाले भी ताना मारेंगे कि वहाँ पे जाके, पहली बात तो इतने 20 साल हम लोग पढ़े लिखे, वहाँ पे खर्च हुआ इतना, माँ बाप ने पढ़ाया, जो बचा था ससुराल वालों ने पढ़ाया। अब उसके बाद यहाँ आके इतने दिन से बैठ रहे हैं, घर द्वार छोड़ करके, पूरा काम छोड़ करके, तो उनसे भी ताने सुनने पड़ेंगे। अब लेकिन ये तो है मैम कि हम लोग अपना हक अधिकार नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे। आप लिस्ट में आपका नाम था? जी मैम। तो आप कहीं ना कहीं वो लिस्ट देख के ये संतोष रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब उस दिन इतनी हम लोग को खुशी हुई थी कि बताइए जो है हम लोग मतलब जो सपना लेके इतने दिन हम लोग पढ़े लिखे, वो सपना आज पूरा हो गया था। लेकिन जो है इस तरीके से मतलब योगी जी के वादा खिलाफी की वजह से जो है हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि ये जो महिलाओं के सम्मान की बात सरकार करती है, आप लोगों का सम्मान नहीं करती है क्या? कि आप नहीं सम्मान कर रही है सरकार, हम लोगों की सम्मान कुछ भी नहीं कर रही है। हम तो अपने हस्बैंड की जगह पे आए हैं और हमारे हस्बैंड का पैर टूट गया था। हम उनके जगह बहुत 2 साल से हम आए, जब से नाम में लिस्ट हुआ आया है तब से हम इसमें आ रहे हैं धरने में, और सरकार हम लोगों की कोई मांग नहीं सुन रही है, कुछ भी मांग नहीं सुन रही है। कैसा लगता है इतने दिनों से बैठे रहना? सूचना की क्रांति में जब ये कहा जाता है कि सारी जगह जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया है, पत्रकार है, सबकी बात सुनते हैं। आप लोग 2 सालों से बैठी रही, आप लोगों की बात को ना सरकार सुन रही है, ना उस तरीके से कवरेज करके दिखाया जाता है कि ये वही महिलाएं हैं जिनके सम्मान की फला पार्टी बात करती है। कैसा लगता है जब आप? ऐसा कुछ नहीं, हमारे मोदी योगी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो हम लोग के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी पिटवाओ। हम लोग जाते हैं तो हम लोग के साथ कपड़े फाड़े जाते हैं, प्रशासन को लगा करके घसीटे जाते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सरकार को। कभी मैम कितनी बार आ चुके हैं, कहाँ SIT जहाँ भी घेराव होता है हम लोग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो क्या तो मतलब है? पूछती नहीं है कि हमें डंडे से क्यों मारा जा रहा है, हम तो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हम कहते हैं कि हम अपने अधिकार के लिए, हम तो कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं, है कि नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकार मांगने की जगह हम लोग को पिटाई किया जाता है, घसीटा जाता है। तो क्या इनके यही राम राज्य है? कहते हैं राम राज्य है, बेटियों की यहाँ मान सम्मान करना चाहिए, नारियों की पूजा होती है। क्या होता है हम तो नहीं देख रहे हैं कुछ। 2 साल से हो गया, इसी बरसात, धूप, ईद, होली, दिवाली सब कुछ हम लोग का यही होता है। हम लोग वाले बोलते नहीं लौट जाइए, बहुत हुआ इंतजार कि मत जाओ बेटा, मतलब कि किसी भी चीज़ की एक उम्मीद होती, सीमा होती है मैम। अब सीमा से बाहर हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, एक उम्मीद लेके बैठे हैं। अभी मन करता है कि सच में तब पढ़ना लिखना भी बेकार है। इस सरकार के राज्य में पढ़ना लिखना भी बेकार। इससे अच्छा कि मतलब ना पढ़े लिखे होते तो कोई कहता तो नहीं मैम कि हाँ नहीं पढ़े लिखे। तो आप तो कोसते हैं ना कि यहाँ तक की डिग्रियाँ लेकर के सब इनका मानक जो टेट, सुपर टेट, सी टेट सब क्वालिफाई करके भी कोई मतलब नहीं है, रोड पे घूम रहे हैं। तो क्या मतलब है? आप ही बताइए शिक्षा का। पता है ये
पता है आपको, ये बच्चे भले संख्या में जो है एक चेहरा नज़र आ रहे होंगे, नंबर नज़र आ रहे होंगे, पर ये बच्चे वो हैं जो तय किए पैमाने पर खड़े उतरे हैं। जो पैमाना तय किया जाता है कि उनको ये होना चाहिए, ये वाली पढ़ाई, ये वाली डिग्री, फला, ये वो सब कुछ पास करने के बाद ये बच्चे 2 सालों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। सोच कर देखिए कि इन्हें कैसा लगता होगा जब इनके गांव के लोग ये पूछते होंगे कि बड़ा पढ़ाई कर लूँ, नौकरियाँ कहाँ बा, पूछते ही होंगे लोग। जी मैम, सब पूछते हैं। अब एक समय होता है सब चीज़ का। हम लोग पढ़ाई किए, जितने भी क्वालिफिकेशन होते हैं वो सब क्वालिफाई किए हैं। हम लोग टेट, सुपर टेट, जो भी पात्रता परीक्षा सब क्वालिफाई करके तब यहाँ तक आए हैं। और अब हमारे साथ ये अन्याय किया जा रहा है, तो कहाँ तक सही है? क्या हम लोग बेटियाँ नहीं, ये योगी सरकार में राम राज्य की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। क्या हम देश की प्रदेश की बेटियाँ नहीं हैं जो यहाँ पे बैठे हैं? पिछले 616 दिन हो गया। हम लोग पहले साल भर धरना देते हैं, तब तो हमारी ये लिस्ट आती है। माननीय योगी जी खुद जांच करवाते हैं, 5 कमेटी सदस्य बनाते हैं अपनी टीम। इसके बाद 6800 का घोटाला पाते हैं। जो पूर्व शिक्षा मंत्री सत्येंद्र द्विवेदी थे, उनके कार्यकाल में ये घोटाला किया गया। बेसिक विभाग के जो अधिकारी हैं प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने ये घोटाला किया है। और अब जब हम लोग जाते हैं उनसे मिलने तो कहते हैं कि हम नहीं देंगे, जो भी करना हो कर लो। वो एक तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं। हम योगी जी से कभी मुलाकात हुई, कभी आप लोग उनसे मिलकर अपना ज्ञापन दे पाए हो? मैम, हम लोगों की ये जो लिस्ट आई है तो हमारे 5 भाई बहन एक डेलीगेशन गया था, माननीय योगी जी मिले थे। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, तब हमारी 6800 की लिस्ट आई है जांच के बाद। और उसके बाद अब हमको केवल हमारी लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट दे दी है, हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो माननीय योगी जी के कहने पर तो हमारी लिस्ट आई है, हम मिले तभी तो हमारी लिस्ट आई है, लेकिन उसके बाद हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो ये अधूरा लिस्ट आने के बाद भी आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं, तो कभी मिलने की कोशिश की है? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुखिया, तो कभी आप जाकर बताए हों कि आपका जो नियम है, आपने जो बोला है वो भी आपके लोग नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग कई बार ऐसा किए हैं। माननीय जो शिक्षा मंत्री संदीप, उनके यहाँ कई बार हम लोग गए हैं। और मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग कई बार घेराव किए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन तक हमारी बात नहीं जाती है। और हम लोग जनता दरबार लगती है, वहाँ भी जाते हैं, कई बार ज्ञापन दिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बात नहीं जा रही वहाँ तक। लेकिन हम लोगों को न्याय इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते हैं, इसलिए हम लोगों के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, तानाशाही। क्योंकि हमारे जगह वो जनरल को नौकरी दे रहे हैं, वो मलाई काट रहे हैं, और हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रोड पे भटक रहे हैं। पिछले 616 दिन हो गया, 2 साल से ज़्यादा दिन हो गए हमारी लिस्ट आए, हम लोग यहाँ सड़कों पे भटक रहे हैं। यहाँ लखनऊ में, राजधानी में ऐसे कोई यहाँ पे मंत्री, विधायक, सांसद नहीं होंगे जिनके दरवाजे पे हम लोग ना गए हों और हम लोग अपनी पीड़ा ना बताए हों, लेकिन कोई नहीं सुन रहा इस सरकार में हम लोगों की। देखिए, इन्होंने लिखा है कि मूर्तियों पर माला, अधिकारों पर ताला, यही है आरक्षण घोटाला। इस तरीके की बात आप लोग लिखते हैं? जी बिल्कुल कहेंगे सर मैम हम लोग, क्योंकि ये राम राज्य की बात करते हैं। अब तो राम की मंदिर भी बन गया, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रतिष्ठान भी हो गया, और हम लोग कहाँ गए? हम लोग तो आज भी वही के वही है, यही सड़कों पे भटक रहे हैं। इतनी ठंडी बीत गई। क्या कह रही है? तुम लोग कहाँ सुनेंगे? सरकार हम लोग की एससी ओबीसी है, हम लोग की जगह जनरल को दे दिया। कौन मुंह से हम लोग उनको निकाले? अब तो हम लोग को रखे। हम लोग छोटे छोटे बच्चों के लेके कितने दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं, मगर कोई सरकार हम लोग की सुनती नहीं है। कोई ऐसा नेता मंत्री किसके पास नहीं गए होंगे। हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे भी गए, वहाँ पे हम लोग को डंडों से, लाठियों से मारा गया। एक महिला पुलिस होते हुए भी हम लोग के कपड़े फाड़ती है, हम लोग को मारती है, हमको गाड़ियों में भर के फिर यहाँ पर ला कर छोड़ा जाता है। मैम, अपने बच्चों किस तरह हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग जानते हैं ना मैम। हम लोग की सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है मैम। बताइए अब हम लोग क्या करें? आज 616 दिन हो गए हैं, हम लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं, मगर सरकार नहीं सुन रही है। अच्छा, अभी ये जो आपके एक भाई हैं वो राहुल गांधी से मिल के आए, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद आप लोगों की बात पे कहीं ना कहीं कोई मजबूती मिली है इस प्रोटेस्ट को? क्या लगता है? मैम वो क्या मैम देखिए, विपक्ष अगर हम लोग की पक्ष रखती है तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आने वाले चुनाव में हम लोग उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जहाँ जहाँ ये भाजपा सरकार जहाँ जहाँ भी करेगी हम लोग उनको घेरेंगे। देखिए मैम, मुख्यमंत्री आवास का ही है ये। देखिए हम लोगों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। जब हम लोग जाते हैं अपनी मांग, हम लोग की कोई ये नैतिक मांग तो है नहीं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए हम लोगों के साथ ये बर्ताव किया जाता है। क्या हम लोग देश की बेटियाँ नहीं है? ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, क्या हम प्रदेश की बेटियाँ नहीं? कोई आतंकवादी तो है नहीं, पाकिस्तान से तो आए नहीं, आतंकवादी तो है नहीं। हम लोग अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं, उसके बाद भी हम लोग के साथ ये बर्ताव किया जाता है। तो बताइए कहाँ यहाँ बेटियों का हक अधिकार दिया जा रहा है? ये 2 सालों से बैठे रहना एक बहुत बड़ा दिन होता है, तो मतलब कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, लौट जाते हैं?
कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई नहीं सुन। प्रशासन को ये नहीं लगता है कि ये मतलब हमारे दिन कैसे कट रहे हैं। वो तो आश्वासन दे देते हैं कि आपका काम हो रहा है, यहाँ पे बताते हैं कि काम हो रहा है और कोर्ट में जाके हम लोग के विरोध में बात करते हैं। आर्डर रिजर्व होता है, जब आर्डर आता है तो हम लोग के खिलाफ आर्डर आ जाता है। मैम यहाँ इतना मतलब हम लोगों का हर तरह से कोर्ट में हर तरह से प्रूव हो चुका, उसके बावजूद जब हम लोग अपने नेताओं से बोलते हैं कि हम लोगों के लिए बात करिए, इवन अपने खुद के ज़िले में भी जाके हर मंत्री हर किसी से बोल रहे हैं, वो कहते हैं कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई घोटाला ही नहीं। हम लोग जब दिखाते हैं कि देखिए ये शिक्षा मंत्री का वीडियो है, ये देख लीजिए, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो हम लोगों को बोलते हैं अरे तुम लोग कांग्रेसी हो, तुम लोग चमचे हो, तुम लोग ये, इस तरह से हम लोगों को बेइज्जत किया जाता है। हम लोग अपनी बात रखें तो कहाँ रखें, किसके पास रखें? हर तरीके से मिलते हैं कि कौन सा मंत्री, कोई विधायक, 75 जिले, यहाँ 75 जिलों के व्यक्ति बैठे हुए हैं, 75 जिलों में कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा पार्षद, कोई विधायक, कोई नहीं बचा जो नेता जिनसे नहीं मिले, जिनको ज्ञापन नहीं दिया। हर किसी को पता है कि 6800 लोगों की लिस्ट आई है और वो मुद्दा जो है काफ़ी समय से चल रहा है। योगी जी ने खुद कहा था कि आपके साथ न्याय होगा, तो अभी तक न्याय कहाँ है? योगी जी कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, आप राम राज्य ले आए, ठीक है, आपने राम मंदिर बना दिया, लेकिन हम लोगों की नियुक्ति तो अभी तक नहीं। हम लोगों के मंदिर का भी आप लोगों ने कहा कि हम लोगों के लिए तो राम राज्य नहीं आया ना अभी तक। हम लोग तो अन्याय ही झेल रहे हैं। राम राज्य है तो न्याय करें ना, हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं, आप न्याय करें। क्या कह रही हैं? कह रहे राहुल गांधी की रैली में जाने का हमारा एक ही मकसद था, क्योंकि वो 85 की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं, तो हम शूद्रों की बात करते हैं, OBC SC की बात करते हैं, तो हम अपना मैटर वहाँ तक इसलिए पहुँचाए हैं कि वो हमारी बात करें, हर मंच से हमको न्याय दिलाएं। खाली एक ही मकसद है। जब आप संसद में रहकर, संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि 90 सेक्रेटरी है, तो कहाँ है, कितना प्रेजेंटेशन है OBC SC का, तो खाली 3 होते हैं। तो अब आकर हमको न्याय दिलाए राहुल गांधी, धरातल में आके हमारी बात करें, हमारी आवाज़ उठाएं। बस एक ही मकसद था राहुल गांधी जी से मिलने का। देखिए अभी भी ये लोग मिल तो लिए हैं, लेकिन पूरा इनका यकीन नहीं है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठकर बड़े हमारी समस्या उन्होंने बताया, ये बताया कि फला पोस्ट पे जो है वो OBC ST SC नहीं है, इस पे नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, मीडिया में नहीं है, इन जगहों पे नहीं है। तो यही बात ये लोग भी कह रहे हैं कि आप गिना तो दिए कि इस जगह हिस्सेदारी नहीं है, उस जगह हिस्सेदारी नहीं है, जज नहीं बन पा रहे हैं, मीडिया एजेंसी में बड़े पोस्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप बता तो रहे हैं, लेकिन आप उसको धरातल पर आइए और इन बच्चों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाइए, तब माना जाएगा कि उन्होंने आपकी बात मानी। हाँ, कि वो 85 की बात करते हैं, 85% की। नहीं तो ऐसे कैसे, ऐसे तो हवा में हर कोई बोल देता है। खाली चुनाव में वोट लेने के लिए बोलने से ये तो फिर हमको यही लगेगा ना कि खाली चुनाव का समय है तो आप वोट लेने के लिए आप ये सब बोल रहे हो। आइए हमारे बीच मंच में आइए, हमको न्याय दिला दीजिए। 85% की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ जाकर आप जाति जनगणना करवा दीजिए, तब तो हम माने कि नहीं आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप उन्हीं स्टेट में करवा दीजिए जहाँ पर आपकी सरकार है। जैसे नीतीश जी ने करवाया बिहार में जाति जनगणना, ये भी करवाएं अपने स्टेट पे, तब हमको विश्वास होगा कि हाँ बोलिए। कोर्ट में जज बोलते हैं कि जो हमारी सीट जनरल को दे दी गई है, तो उन जनरल को निकाल करके OBC को आप रखिए। तो इनके वकील बोलते हैं कि अगर हम जनरल को निकाल के OBC को दे देंगे, इनकी सीट इनको दे देंगे, तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। यानी कि जनरल को ये निकालेंगे तो राजनीतिक मुद्दा होगा, और हम लोग सीट जनरल को दे दिए तो राजनीतिक मुद्दा नहीं हुआ मैम, हम लोग साथ धोखा नहीं हुआ है। इस बात में मैम हम लोग को बहुत कष्ट है मैम, बहुत कष्ट है। ये कह रहे हैं कि वो लोग ड्यूटी पे क्योंकि होंगे, उनको नौकरियां मिल गई हैं, तो अब उनसे नौकरियां छीनेंगे तो उन लोग अवैध रूप से उनको रखा गया है मैम। वो तो वैध नहीं, वैध तो हम लोग, हमारी सीट ने उनको दी गई है। ये तो जज भी बोल रहे हैं कि आप उनको निकाल करके जो वैध है उनको रखिए। तो इनके वकील बोल रहे हैं राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, यानी हम लोग राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो जनरल को जो दिया है वो राजनीतिक मुद्दा है। 85% है, हम 85% है OBC, तो हमारे राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रहा है। वो 15% है तो उनका राजनीतिक मुद्दा हो जा रहा है। ये तानाशाही है, सारी गलती प्रताप सिंह बघेल जो बेसिक अधिकारी है उनकी है, वो ये नहीं होने दे रहे हैं, हम लोग को नियुक्ति नहीं होने दे रहे हैं। वो 3 साल से सैलरी उठा रहा है, जो वैध है यहाँ देखिए क्या हाल इन लोगों का है, हम लोग साथ क्या हो रहा है। तो ये जो लोग हैं,
ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो है वो बड़ा वाला घोटाला हो गया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बड़ा वाला घोटाला हो गया है, ठीक है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो ये कहती है कि घोटाला तो हमारी राज्य में नहीं होता है, हम तो घोटाले के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेने का कोई काम करता है वो हमारी सरकार करती है। तो क्या कहना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ मैम, 69,000 शिक्षक भर्ती आई, ओबीसी SC की 20,000 सीटों का घोटाला हो गया। हम लोग सड़कों पर लड़े, लखनऊ में दौड़े, माननीय न्यायालय में लड़े। इसके बाद 5 जनवरी 2022 के पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी संज्ञान लेते हैं और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को और हमारी डेलीगेशन को बुलाते हैं और बुला करके आदेशित करते हैं कि इन बच्चों को न्याय दे दो। सतीश चंद्र द्विवेदी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, बाकायदा 20,000 सीटों की जगह पर 6800 सीटों को स्वीकार करते हैं कि ये हमसे पिछड़े दलितों की सीटों का घोटाला हो गया है, मैं इनकी नियुक्ति करने जा रहा हूँ। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आ जाती है हम लोगों की, काउंसलिंग डेट जारी हो जाती है, हम लोग काउंसलिंग कराने के लिए रेडी हो जाते हैं DD बनवा करके। इसके बाद ये बेसिक शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं तब से लेकर के आज तक लगातार गुंडाई कर रहे हैं और यही हमारी लिस्ट को उठा करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री के सह पर ये माननीय कोर्ट में फंसा देते हैं। तब से हम लोग आज तक लड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल पर आज भी उनका आदेश पड़ा हुआ है, हम लोगों के पास है, वहाँ से भले डिलीट हो गया हो। ये उनका ट्विटर हैंडल है, देख लीजिए, ये हमारे पास है, ये जग पूरा घूम रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से है। अगर हमारे 6800 की नियुक्ति गलत है, अगर हमारे 6800 की नियुक्ति गलत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर 6800 पिछड़े दलितों की नियुक्ति माननीय योगी जी का ये जो ट्विटर हैंडल है, अगर ये ट्विटर हैंडल गलत है, आदेश गलत है, तो अब तक का जितना भी ट्विटर हैंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का है 5 जनवरी 2022 से सारे ट्विटर हैंडल को गलत माना जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत माना जाए और ये स्वीकार किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी झूठे मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोलते हैं, पिछड़े दलितों को गुमराह करते हैं। और अगर ये ट्विटर हैंडल सही है तो हमको अब तक न्याय मिल जाना चाहिए। 2.5 साल से हम लोग पिछड़े दलित हैं। आज हमारा 616वां दिन धरने का है, 59वां दिन क्रमिक भूख हड़ताल का हमारे है। 5 साथी, हमारे 2 साथी इसी को गार्डन में पीछे आए हैं, 3 साथी अपने घरों में चुके हैं। इसका अगर कोई दोषी है तो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। जी हाँ, 2 लोग यहाँ पर करके अपने चुके हैं, 3 लोग अपने घरों में चुके हैं, 5 लोग टोटल 5 चुकी हैं 2.5 सालों के अंदर में। हम लोग, मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, अभी हाल में हमारी 1 फरवरी को हम लोग लगातार 616 दिन से हमारी सिंगल मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमारी मुलाकात करा दी जाए। जो उनका ये ट्विटर हैंडल है, जिनके आदेश पर हमारी ये 800 की लिस्ट आई थी कि इन लोगों से मुलाकात हुई थी और जो घोटाला हुआ है उस पर, हाँ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ट्विटर हैंडल CM ऑफिस से, यूपी गवर्नमेंट से हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल है, यूपी CM श्री माननीय योगी जी से आज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान हेतु निर्देश दिए। इनके इस निर्देश के बाद 5 जनवरी 2022 के पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसको PC कहा जाता है, बाकायदा पब्लिकली स्वीकार करते हैं कि हमसे 6800 पिछड़े दलितों की बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। मैं 5 जनवरी 2022 को इनकी नियुक्ति करने जा रहा हूं। इसके बाद तब से हम लोग लगातार एक सिंगल मांग लेकर के 616 दिन से धरने पर हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। ये ट्विटर हैंडल, ये आदेश उनको दिखा करके उनको आगाह करा दिया जाए कि माननीय जी आपने ये आदेश दिया था, आपके आदेश का क्या हुआ, या तो पब्लिकली आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार कर लो क्या झूठा मुख्यमंत्री हो। ये आप अफवाह फैलाते हो ट्विटर हैंडल से, आप सही सूचना ट्विटर हैंडल से नहीं देते हो। आप 6800 पिछड़े दलितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 5 OBC पिछड़े दलितों के लोगों के 5 OBC दलितों के शिक्षकों के आप हत्यारे हो। मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूँ। ये मांग लेकर के हम लोग 616 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश का
मुख्यमंत्री नौजवानों से, पिछड़े दलितों से मिलने से कतरा रहा है। 616 दिन हो गए, आपको अंगुलियों पर गिनने में करीब 20 मिनट लग जाएंगे। 616 गिनती, तब से हम लोग दौड़ रहे हैं। 5 साथी हमारे कर चुके हैं। माननीय मुख्य, क्या लगता है क्यों नहीं? मैडम मैं प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं कि पिछड़ों दलितों को गुमराह कर रहे हैं, इनको उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जब हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी डिले हो रही, नहीं करना चाहते हैं, हम लोग दबाव बना करके 1 फरवरी को शिक्षा मंत्री के साथ हमारी मुलाकात हुई है। पूरे बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी उस मीटिंग में थे। वहाँ पर एक निर्णय लिया गया था कि हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर में ये हमारा निर्णय आपके नियुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। आज हम लोग 21 फरवरी में हैं, 21 दिन हो चुका है, कोई हमारा हाल पता लेने वाला नहीं है। उस मीटिंग का क्या हुआ, गर्त में चली गई, कहाँ दफन हो गई, हमको नहीं पता है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, अगर आने वाले 2-3 दिनों में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई तो एक साथी बैठ करके मैं बड़े दावे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, इसी इको गार्डन के गेट पर अपनी करेगा और इसका कोई जिम्मेदार अगर होगा। ये सब मत बोलिए, गलत बात है। गलत बात नहीं कह रहा हूँ, गलत बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग जिंदा लाश हैं। जिंदा लाश को, मेरी समझ से, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, अगर जिंदा लाश हूँ, जिंदा लाश को फाइनली डेड हो जाना चाहिए। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, अगर इस हत्याओं का कोई जिम्मेदार होगा तो प्रदेश का मुखिया जिम्मेदार होगा। पढ़े लिखे हैं, इतनी डिग्री है आपके पास और आप लोग ऐसी बात। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होगा, हमारा प्रेजेंट शिक्षा मंत्री जिम्मेदार होगा, जो माननीय कल्याण सिंह जी का पोते हैं, संदीप सिंह लोधी उनका नाम है। मौज काट रहे हैं, कुर्सी पर बैठ करके हमारे वोटों से मलाई खा रहे हैं। हमारे हत्याओं का अगर कोई जिम्मेदार होगा तो ये आला मंत्री जिम्मेदार होंगे। मुख्य लेने जरूर आता है, जिम्मेदार अफसर आते विभाग के, या हमारे समाज के जो मंत्री है भाजपा सरकार में, वो लोग आते। सब लोग मौन हैं, सब लोग मर चुके हैं। और जो बड़े भाई ने हमारे बताया, हम लोग मरे हुए हैं, समझ लीजिए। हो सकता है हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए उनके ट्विटर हैंडल से गलत निकल गया हो, ये जांच भी गलत निकल गई हो, तो कम से कम यही एक्सेप्ट कर लें कि उनसे गलती हो गई है, इस तरीके का कुछ नहीं हुआ। हाँ, मिल करके हमसे मिल लें और कह दें कि हमने वो फर्जी लिस्ट निकाली थी। लिस्ट हमारी बेसिक वाकई फर्जी है, हमारा बेसिक विभाग फर्जी है, हमारा मुख्यमंत्री का पद फर्जी है। स्वीकार कर लें, हम सहस्त्र बड़े हौसले से यहाँ से वापस हो जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकारना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का पद फर्जी है, शिक्षा मंत्री का पद फर्जी है, उत्तर प्रदेश का बेसिक विभाग फर्जी है, इसलिए हमारी लिस्ट फर्जी है। मान लें, हम चले जाएंगे। अभी को दबाया जाता है, देश के सभी पिछड़ों को दबाया जाता है। जैसे ये लखनऊ में बैठे हैं छात्र, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। ऐसे ही दिल्ली में अभी कांस्टेबल भर्ती में 7415 पद आए थे, उसमें से 500 पद खाली छोड़ दिए गए, जिसमें दलितों के 200 सीटें खाली छोड़ दी गई हैं। और ओबीसी की 1800 सीट के बजाय मात्र 400 सीट ओबीसी सेक्टर को दी गई हैं दिल्ली पुलिस में, जो अभी भर्ती आई थी। पिछड़े दलितों की बात करने वाला आज प्रदेश में, देश में कोई नहीं है। मोदी जी, योगी जी, तमाम भाजपा पार्टी, अमित शाह जैसे लोग सिर्फ अपने नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं, बाकी उन्हें नेपोटिज्म नज़र आता है। अमित शाह के लड़के जय शाह का कार्यकाल लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी सब आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। आज प्रदेश में, देश में बेरोजगारी चरम पर है, पिछड़े और दलितों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोग बात कह रहे हैं कि हमारे समाज से आने वाले और भी बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वो लोग भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं जो वादा करके वो लोग पोस्ट ले गए, पद ले गए, वो भी अपना वो जिम्मेदारी भूल गए। जो ये बोलते थे हम दलित समाज से आने वाले हैं, हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, हम पिछड़ा समाज से आने वाले हैं, वो लोग क्यों नहीं सुन रहे? मैडम, जब उनकी हैसियत ही नहीं होगी, हो सकता है इस सरकार में शायद दलित पिछड़े नेता लीडर नहीं है, लोडर हैं। अगर लोडर ना होते तो हमारी आवाज़ शायद 24 घंटे के अंदर जितने भी ओबीसी और एससी के मंत्री हैं, विधायक हैं, अगर एक सुर में मुख्यमंत्री के पास जाएं और हमारी आवाज़ उठाएं, तो मुख्यमंत्री में इतनी हैसियत नहीं है कि वो हम लोगों को दरकिनार करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लोग मलाई चाट रहे हैं, समाज के नेता बनने का ढोंग करते हैं, अब वो हमारे यहाँ चुनाव में जब आएंगे तो उनका खदेड़ा होगा। वो लोग अपने व्यक्तिगत पद से समझौता कर लेते हैं। पिछड़े दलितों की आवाज़ सब उठाते हैं, हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत पद से वो लोग समझौता कर लेते हैं। अपने बच्चों के लिए चुनावी टिकट मांग लेते हैं, अपनी पत्नी को विधायक बना देते हैं। और लखनऊ में ये आंदोलन चल रहा है पिछले 2 वर्षों से। 403 विधायक यहाँ से आते हैं, जिसमें से 86 विधायक SC ST रिजर्वेशन से आते हैं, लेकिन कोई भी विधायक
यहाँ पर सुध लेने नहीं आया कोई भी मंत्री, कोई भी नेता। आप लोग तो जाते होंगे मिलने, आपको ये लगता होगा कि यही हमारे नेता हैं, आप लोग तो कभी अपनी समस्या बताने वहाँ पहुँचते होंगे, तो क्या कहते हैं? तमाम सदनों का घेराव सभी लोगों ने किया है, लेकिन सभी को खदेड़ दिया जाता है, पुलिस बल से पीछे हटा दिया जाता है, कोई भी सुनवाई किसी भी प्रकार की नहीं की जाती है। और यही नहीं है, पूरे देश का हाल है। 500 पद, 30 लाख आवेदन आए थे दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती में, उसमें से 500 सीटें खाली छोड़ दी गई हैं, जिसमें से 200 सीटें SC समुदाय की हैं और OBC वर्ग को 1800 की जगह मात्र 400 पद दिए गए हैं। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सब अगड़ों को दे देते हैं। सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब 2 सालों से लगातार एक जगह बैठकर एक मांग को लेकर बैठे रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कभी नहीं मन होता है कि अब नहीं सुनेंगे, बहरे हो गए हैं, चलते हैं हम लोग, क्योंकि परिवार वालों का भी तो एक प्रेशर होगा, आप जेंट्स हैं, वहाँ महिलाओं पे तो एक प्रेशर बनता होगा कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कितने दिन तक आपको तो गाँव में ये लोग कहते होंगे कि भर्ती भी नहीं हो, फर्जी जो है वो आंदोलन, बहुत ताने सुने जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे 5 साथियों की जो आत्महत्या हुई है वो ऐसे नहीं हुई है, आपके सवालों का जवाब उस आत्महत्याओं में निहित है। अगर 5 साथी अपनी आत्महत्या की हैं तो इतनी जलालत भरी ज़िंदगी से आत्महत्या किए हैं, हौसले से हार करके किए हैं। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जयंत चौधरी जी जब विपक्ष में थे, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, उनके विचारों को ताक पे रख करके, उनके विचारों को की हत्या करके बीजेपी में चले गए। जब बीजेपी में नहीं थे, विपक्ष में थे, हमारे इसी धरने में इसी जगह पर माननीय जयंत चौधरी जी आए थे, हमारे समर्थन में आए थे, 6800 की लिस्ट पर नियुक्ति कराने का वादा करके गए थे। आज बीजेपी में चले गए, सत्ता में चले गए। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात माननीय जयंत चौधरी तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप में हैसियत है, आप सत्ता में चले गए हो, हमारी 6800 पिछड़े दलितों की जो आप वादा करके गए थे, आप नियुक्ति करवा दो। आजीवन हम लोग कर्जदार रहेंगे आपके माननीय जयंत चौधरी जी, लेकिन हमें पता है आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो एक अदनी सी सीट के लिए, मलाई खाने के लिए माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जो वास्तविक किसानों के नेता थे, देश के नेता थे, उनके विचारों की हत्या करके आप बीजेपी में चले गए हो। ये दिखावा बंद कर दो कुर्ता पैजामा पहन करके। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुर्ता पैजामा की सफ़ेदी में हमको पता है दाग कितनी होती है। एक एक दाग के बारे में हम लोग जानते हैं, चाहे कितना बड़ा नेता हो, सफ़ेद कुर्ते पैजामे की दागों को हम लोग समझने वाले लोग हैं। जब वक्त आएगा तो अच्छी अच्छी सरकारें कच्चे ईंट की तरह धराशायी हो गई हैं, आप भी धराशायी हो जाओगे, बीजेपी सरकार भी धराशायी हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आचार संहिता के पहले, चुनावी आचार संहिता के पहले हमारी नियुक्ति कर दीजिए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम लोग 6800 लोग हैं, हमारा 6800 परिवार है, हमारे 6800 के लोग रिश्तेदार हैं, हमारे अंदर जज्बा और जुनून है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अपने संगठन के साथ एक एक गाँव में आपके खिलाफ प्रचार करके, आपके खिलाफ कन्विंसिंग करके, आपको प्रधान के गांव की हैसियत का भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लेके रखा है, अगर नियुक्ति नहीं हुई तो। अच्छा, मंदिर का भी विरोध कर रहे थे आप लोग, कह रहे थे कि मंदिर तो बन रहा है लेकिन उसमें हम लोगों की कहाँ जगह है, हम हिंदू तो बचे नहीं, क्योंकि हमें उसमें भी गिनती नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, राम राज्य है, मंदिर बना करके बहुत डंकी की चोट पर प्रचार किया गया कि राम राज्य आ चुका है, हम राम को लाए हैं, हम राम को अयोध्या में ला दिए हैं। अब ये सब अजीब लगता है सुनने में, ये सब बातें सुनकर के शर्म आती है। राम को कौन इस पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में किसकी हैसियत है जो राम जी को ला दे? अरे राम जी को लाना नहीं है, राम जी का राम जी साक्षात कण कण में विद्यमान है। राम जी केवल हमारे और आपके आदर्श नहीं है, राम जी दुनिया के आदर्श हैं। राम जी, जब राम राज्य था, आप बताइए, राम राज्य में पिछड़े दलित ऐसे अपने अधिकारों की भीख मांगते घूमते थे क्या? अरे राम राज्य में तो एक पक्षी को, एक चिड़िया को, एक चींटी को भी कोई सांसत नहीं थी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी। आज आपका नौजवान, पिछड़े दलितों का नौजवान बीजेपी के राम राज्य में, लखनऊ जैसे राजधानी में बैठ करके सड़कों पर अपने अधिकारियों को भीख मांग रहा है। मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का ट्विटर हैंडल दिखाया, उनके आदेश का पालन नहीं। राहुल गांधी से कितना उम्मीद है? कल वो मिले, आपके एक साथी से मिले, काफ़ी समय दिया, उनकी पूरी बात सुनी, तो लगता है कि राहुल गांधी कुछ करेंगे। राहुल गांधी जी बहुत बेहतरीन नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, देश के लिए करने की जज्बा है, उनकी बातों से, उनके विचारों से लग रहा है। हम लोग जब माननीय राहुल गांधी से मिलते हैं, हमें लगता है कि अगर सत्ता में होते तो न्याय मिलता। आप ही बताइए, जो बंदा सत्ता में रह के हमें न्याय नहीं दे पा रहा है,
जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है ही नहीं है, हम लोग उससे क्या न्याय करेंगे। 6800 की लिस्ट माननीय योगी जी सत्ता में रह कर के, मुख्यमंत्री के पद पर रह कर के निकाले हैं। राहुल गांधी जी तो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को उन्होंने उठाया। और हम लोगों को पूरी उम्मीद, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जो कल रायबरेली में हमारे एक साथी से, पूरे साथियों से मिल करके हमारे मुद्दे को आधे घंटे से ज़्यादा जो उठाने का काम किया है, कम से कम केंद्र में बैठे हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसका संज्ञान जरूर लेंगे, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर का मंच था। माननीय अमित शाह जी संज्ञान लेंगे, माननीय मोदी जी संज्ञान लेंगे और हमारे माननीय योगी जी को डायरेक्शन दे करके सद्बुद्धि का प्रसार करेंगे उनके ब्रेन में कि जो 6800 की लिस्ट आप निकाले हो अपने ट्विटर हैंडल से, उनकी नियुक्ति करा दो, नहीं तो लोकसभा का चुनाव तुम्हारे दाएं बाएं से चला जाएगा। ये आप एक बार, मैं चाहती हूँ कैमरा घुमा कर दिखाइए। बोलने वाले इनको बोलेंगे कि ये लोग जो है वो आरक्षण का लाभ उठाने की बात कर रहे हैं, ये इन लोगों पर भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। पर आप एक बार समझ कर देखिए कि तमाम जो भी क्राइटेरिया होता है, बीएड, सीटेट और पता नहीं कौन कौन सा टेट वाली परीक्षा इन्होंने पास की है, और बाकायदे पास करने के बाद इनका नाम भी निकला, उसके बाद भी जब इनको भर्ती नहीं मिल पा रही है, तब 2 सालों से इस तरीके से यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सुनने को तैयार नहीं है। अब जब कान में कड़वा तेल डालकर और आंखें बंद कर सत्ता जो है इस बात पर यकीन करती है कि इनकी बात नहीं सुन लेने पर भी उनको कोई बुरा नहीं होगा, वोट में उनके कोई तब्दीली या मतलब माइनस नहीं और प्लस नहीं होगा, इसीलिए शायद 2 सालों से ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बातों को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले सुनने को तैयार नहीं। अभी पता नहीं ये कितने दिन और बैठेंगे, पता नहीं कितने दिन बाद इनकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, ये ऐसे ही लौट जाएंगे, ये देखना होगा। बस आप इस तस्वीर को देखकर इस बात पर यकीन करिए कि ये वही लोकतंत्र है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या आगे, क्या पीछे, सब एक बराबर है। तब जब ये 2 सालों से अपनी मांगों को लेकर तमाम मंत्रियों तक पहुंच रहे हैं, इन लोगों को भी दिखा दीजिए ये वो मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि इन लोगों की बात हम करते हैं। आज ये बच्चे अपनी बातों को लेकर इन तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बात सुनने को तैयार नहीं। तो अगली बार जब चुनाव हो तो बड़ी ईमानदारी से बटन दबाइएगा, आंखें खोल कर दबाइएगा। हो ना हो अगले आंदोलन में आप बैठे हों, आप अपनी मांग रख रहे हों और आपको भी सुनने वाला कोई ना हो, आपको भी सुनने वाला कोई मंत्री अधिकारी ना हो, ये बात पूरी ईमानदारी से अगले चुनाव में आप वोट डालते वक्त सोच कर डालिएगा कि आप किसको चुन रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ईमानदार नेता नहीं चुनेंगे तो आपकी भी हिस्सेदारी ऐसी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट बड़ी ईमानदारी से डालना है। बिल्कुल, बहुत ईमानदारी।